हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का ये जो मैथ्स का सैंपल पेपर है तो इस सैंपल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो ये सैंपल पेपर है ये लास्ट ईयर का है, क्योंकि इस बार का सैंपल पेपर नहीं आया है। तो आप इस सैंपल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चंस इस सैंपल पेपर में पूछे गए हैं इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। तो चलिए अब हम इस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट का ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में AB बराबर QR, BC बराबर PR और CA बराबर PQ है, तो ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में देखिए, इफ AB इक्वल्स टू QR, BC इक्वल्स टू PR एंड CA इक्वल्स टू PQ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, देन। तो इन चारों में से हमें राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए ध्यान से, हमें कहा गया है कि दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो इसमें हमें AB और QR ये इक्वल दिया है, BC और PR इक्वल दिया है, और CA और PQ इक्वल दिया है। तो इसमें जो दोनों ट्राइंगल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे किस तरह से दोनों कॉन्ग्रुएंट लिखे जाएंगे, यानी कि जो दो ट्राइंगल होते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम लिखने का एक तरीका होता है। तो यहां पर जो ये चारों ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा तरीका सही है दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखने का, वो हमें बताना है। तो कौन कौन से ट्राइंगल है देखिए, मैं आपको करके बताता हूं। एक तो हमारा है ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल PQR। अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR लिखा हुआ है, यानी कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? देखिए यहां पर हमें AB और QR ये इक्वल दिया है, यानी कि AB और QR ये जो दोनों ट्राइंगल के ये दोनों साइड हैं ये इक्वल हैं। तो AB इसमें देखिए AB ये क्या है, शुरू में है, A और B ये दोनों शुरू में है, और जो ये QR है ये देखिए इस वाले ट्राइंगल में QR ये लास्ट में है दोनों। इसमें AB तो शुरू में लिखा है, लेकिन इसमें जो QR है ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये शुरू में P है और Q है। तो इसीलिए ये पहला हमारा ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखने का ये वाला तरीका जो है ये सही नहीं है। अब दूसरा जो ऑप्शन है इसमें हमें दिया है कि ट्राइंगल CBA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PRQ के। अब देखिए इसमें सबसे पहले AB और QR ये दोनों इक्वल हैं, तो AB यहाँ पर ये देखिए A और B यानी कि लास्ट में लिखा हुआ है। A अगर बाद में और B पहले लिखा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम AB ही मानेंगे। तो AB लास्ट में लिखा है, और इसमें देखिए QR भी जो है ये लास्ट में लिखा है। इसके अलावा दूसरा हमें इक्वल दिया है BC और PR। तो BC ये देखिए B और C ये शुरू में लिखा है, और PR ये देखिए PR ये भी शुरू में लिखा हुआ है, और तीसरा है CA इक्वल्स टू PQ। तो C और A ये देखिए C शुरू में है और A लास्ट में, ऐसे ही PQ तो P शुरू में है और Q लास्ट में है, यानी कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये B ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों जो ट्राइंगल है, दोनों जो त्रिभुज हैं वे दोनों सर्वांगसम हैं, तो उनको लिखने का सही तरीका ये वाला है, यानी कि ये B ऑप्शन में जो है। तो इसीलिए हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है, एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण है
अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज। तो अगर कोई जो नंबर है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अशांत अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो तो वो हमारा नंबर इरेशनल होता है। यानी कि कोई भी संख्या का दशमलव निरूपण अगर अशांत अनावर्ती होता है तो वो जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। तो इसीलिए इस सेकंड का हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो अशांत अनावर्ती वाली जो संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है तो वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका 14 चैप्टर जो है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी वाला चैप्टर, तो उस चैप्टर में से ये क्वेश्चन दिया गया है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो इसमें बोला है कि दी गई आकृति में x का मान है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज। तो ये रही हमारी आकृति, इसमें ये जो x है इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पूरा हमारा कंप्लीट एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इसीलिए अगर हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे यानी कि x प्लस ये वाला एंगल x प्लस 10 प्लस ये वाला एंगल 120, तो इसके इक्वल में 360 आएगा। तो अब x प्लस x 2x हो गया और ये 10 प्लस 120 तो ये हो गया 130 इधर जाके 360 में से माइनस हो जाएगा तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमारा 240 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 प्लस 120 ये 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर 130 इधर इक्वल के इधर आके माइनस में 130 हो गया। अब 360 में से 130 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 230। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से 230 में जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 150 आएगा। अब x की वैल्यू 115 ये रहा डी वाले ऑप्शन में, यानी कि फोर्थ का हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये MCQ हैं, तो इसीलिए इनका सॉल्यूशन मैं आपको इस तरह से रफली करके बता रहा हूं। अगर ये MCQ नहीं होते तो हमें प्रॉपर तरीके से आंसर शीट में लिख करके सॉल्व करके दिखाना होता है। ये तो हम ये जो है ये रफ में करके और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा आपका। इसमें बोला गया है हरीश दर्शाए अनुसार कोण A और B बनाते हुए 2 तिनके रखता है तथा तिनके N को इस प्रकार घुमाता है कि B का मान A का 3 गुना हो जाए। A का मान कैसे बदलता है। तो इसमें देखिए ये रहा हमारा, यहाँ पर आकृति भी बना के दिया गया है कि इसमें हमारा क्या है कि हरीश जो है, हरीश दर्शाए अनुसार कोण A और B बनाते हुए 2 तिनके रखता है। यहाँ पर देखिए एक तो हमारा ये वाला तिनका हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो गया एक तिनका और दूसरा तिनका ये हो गया। तो इस तरह से रखे गए हैं। अब बोला गया है आगे कि तिनके N को इस प्रकार घुमाता है, यानी कि ये जो है इसका नाम तिनका N है, तो इसको इस प्रकार से घुमाता है कि B का मान A का 3 गुना हो जाए। यानी कि जो ये B है, ये वाला एंगल जो है इसका नाम B है और ये जो एंगल है इसका नाम A है। तो इस तिनके को, यानी ये जो है आप देख रहे हैं जो ये N, इसको वो इस प्रकार से घुमाता है कि B का मान A का 3 गुना हो जाए। A का मान कैसे बदलता है, तो इसमें हमसे ये A का मान कैसे बदलता है ये पूछा गया है। ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें बोला गया है कि जो B का मान है वो A का 3 गुना हो जाए। ठीक है, यानी कि B का मान A का 3 गुना होने की बात किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो B है ये हमारा A का 3 गुना है। तो अब यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर ये जो एक सीधी लाइन बन रही है और इस पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक रैखिक युग्म। यानी कि अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो बराबर में 180 आएगा रैखिक युग्म के कारण। तो इसीलिए ये A
प्लस ये वाला कोण B बराबर में हम लिख सकते हैं 180। अब यहां से ये जो A है इसको तो उतार देंगे, प्लस B बराबर देखिए 3A है, तो B की जगह 3A बराबर 180, तो ये हो जाएगा A प्लस 3A, 4A बराबर 180। तो A का मान क्या आ जाएगा, 4 इधर जाके भाग हो जाएगा 180 में, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी कि A का मान 45 डिग्री आ गया। अब A का मान हमारा 45 डिग्री आ गया। अब B का मान निकालेंगे तो B बराबर क्या है, 3A है, तो 3 गुणा में A का मान रखेंगे 45, तो B का मान क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 डिग्री ये आ गया B का मान और ये आ गया A का मान। तो अब देखिए पहला ऑप्शन है कि A का मान 3 गुना हो जाता है, तो क्या ये जो A का मान है ये 3 गुना हो जाता है, तो ये तो सही नहीं है, ये हमारा जो है इसका 3 गुना नहीं हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। A का मान 2B से कम हो जाता है, A का मान जो है ये 2B से कम हो जाता है, ये हमें कहा गया है B वाले ऑप्शन में। तो देखिए B का मान 135 है, तो 2B का मान क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 270 हो जाएगा। तो 270 जो है वो यहां पर A का मान 45 है, तो ये हमारा A जो है ये तो कम ही हो रहा है, यानी कि A का मान 2B से कम हो जाता है, ये हमें सही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला है A का मान 2B से ज्यादा हो जाता है, तो ये तो सही नहीं है, जो A का मान है वो 2B से ज्यादा नहीं हो रहा है, ये तो कम हो रहा है। अगला है A का मान 1/3 गुना हो जाता है, तो ये भी हमारा सही लग रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया है कि A का मान 1/3 किसका हो रहा है, यानी कि A का मान 1/3 गुना जो हो रहा है ये किसका हो रहा है, ये हमें नहीं पता चल रहा है, यानी कि B ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। A का मान 2B से कम हो जाता है, 2B का मान कितना होगा, B का मान 135 है, तो 2B का मान 270, तो यहाँ पर A का मान इस 2B से कम ही तो हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 और 11 के बीच की कुछ परिमेय संख्याओं को m/6 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां m प्राकृत संख्याओं के समूह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये चार हमें स्टेटमेंट्स, चार कथन दिए गए हैं, हमें राइट यहाँ पर स्टेटमेंट चुनना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए दो संख्या है 7 और 11, तो यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याओं को m/6 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m प्राकृत संख्याओं के समूह से संबंधित है, तो अब हमें इन चारों में से राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला हमारा है 7, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब ये जो m/6 है तो बटे में यहाँ पर 6 है, तो इसीलिए अगर हम इस 1 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा ये 6 आएगा, अगर नीचे 6 से किया है तो ऊपर भी 6 से, तो ये हो जाएगा 7 6 42 बटे में 6। ऐसे ही दूसरा है 11, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके 1 में भी 6 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो 6 आएगा, और ऊपर भी 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 66 बटे में 6। तो देखिए ऊपर ये 42 और 66 आ रहा है, तो यहाँ पर ये रहा पहले ऑप्शन में m के सभी संभावित मान 42 और 66 के बीच हैं, तो ये आप देख सकते हैं 42 और 66 के बीच में ही आ सकते हैं m का मान, तो इसीलिए ये A ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला गया है कि संख्या रेखा पर √27 को निरूपित करने के लिए रिद्धि का कार्य दिखाया गया है। संख्या रेखा में OD को त्रिज्या के रूप में प्रयोग करके चाप DQ खींचा जाता है। रिद्धि के काम को देखकर टीना और अजय ने निम्नलिखित बातें कही। तो टीना बोल रही है कि OA 5 इकाई, AB बराबर BD 1 इकाई। तो सबसे पहले हम टीना का जो ये टीना कह रही है इसको चेक करते हैं कि वो सही कह रही है कि गलत। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए कि ये जो हमें दिखाया गया है संख्या रेखा पर √27 को, तो ये जो है इसको त्रिज्या मानकर ये चाप खींचा गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो OD है ये भी हमारा √27 इसका मान होगा। ठीक है,
तो टीना कह रही है कि ओ ए 5 इकाई है, ओ ए यानी कि इतना, ये 5 इकाई है, और ए बी बराबर बी डी 1 इकाई। ए बी यहाँ से यहाँ तक 1 है और बी डी यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 है, इतना टीना ने कहा। अब देखिए ये जो ओ डी है ये हमारा √27 है, तो ये √27 कैसे आएगा, इसके लिए हमें ये और ये पता होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये 5 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा ये निकल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा कर्ण, इसको हम लंब ले लेते हैं और इसको आधार, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, देखिए ये ओ बी है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि ये 5 का स्क्वायर, तो ये ओ बी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा हमारा 26। ये इधर आके रूट हो जाएगा और इधर बचेगा ओ बी, तो ओ बी हमारा यानी कि ये जो है ये कितना आ गया √26। ठीक है, अब ये √26 है और ये हमारा 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये √27 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम निकाल के भी देख सकते हैं, ये ओ डी हमारा है, ओ डी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा लंब यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार जो है ये √26 है, तो √26 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 26 और इधर ओ डी का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 27, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, इधर बच गया ओ डी, तो ओ डी देखिए √27 हमारा आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो टीना ने कहा है कि ओ ए 5 इकाई, ए बी बराबर बी डी 1 इकाई, ये हमारा सही है। इतना जो उसने इंफॉर्मेशन दिया है इससे हमारा ये जो √27 है इसको हम संख्या रेखा पर दिखा पा रहे हैं, तो इसीलिए टीना सही है। अब दूसरा जो अजय है इसकी भी चेक कर लेते हैं, उसने बोला ओ बी √26 इकाई है, यानी कि ओ बी ये √26 इकाई है, ये हमने अभी निकाला था, और ए बी 1 इकाई है, तो ए बी ये हमारा 1 इकाई है, इतना बोला गया है। अब देखिए अजय ने सिर्फ ये कहा है कि ये जो है ओ बी ये √26 है और ये ए बी जो है ये 1 है, बस इतना इंफॉर्मेशन दे रहा है अजय। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम ये तो निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो आधार है ये हम निकाल सकते हैं, ये 5 आ जाएगा, लेकिन हम ये कैसे निकाल पाएंगे, ये जो लंब है इसको तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, और अगर ये नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा ये भी नहीं निकल पाएगा, तो इसीलिए ये √27 हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाएंगे। तो यानी कि अजय ने जो ये कहा है उसका ये गलत है, सिर्फ टीना का सही है, तो इसीलिए पूछा है कि कौन सही है, हु इज करेक्ट, तो हम लिखेंगे केवल टीना, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। तो इसमें बहुत ही इजी है, हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में हम x और y का मान रख के देख लेंगे, जिसमें दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, उसी रैखिक समीकरण का ये हल होगा। तो सबसे पहले पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 है, x प्लस वाई बराबर 2 है, x का मान 1 लेना है प्लस y का मान -1 लेना है बराबर 2, तो ये 1 प्लस माइनस माइनस और ये 1 बराबर 2, 1 - 1 0 बराबर 2, ये बराबर नहीं आ रहा, यानी कि ये पहला हमारा गलत ऑप्शन है। दूसरा x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x माइनस वाई बराबर 2, x का मान क्या लेना है हमें 1, ये माइनस y का मान -1 बराबर 2, ये 1 माइनस माइनस प्लस और ये 1 बराबर 2, 1 + 1 2 बराबर 2, ये देखिए दोनों तरफ बराबर आ गए, यानी कि ये जो समीकरण है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इस रैखिक समीकरण का हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला है हमारा कि रैखिक समीकरण ये हमें दिया गया है में y का गुणांक है, तो इसमें हमें y का गुणांक बताना है। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, और वाला
इन दोनों में से कोई एक आपको करना होता है एग्जाम में जब इस तरह से आता है तो। ठीक है, तो इसमें हमें y का गुणांक बताना है, इसको भी हम करते हैं। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो दिया है तो इसमें ये 5 जो है इस ब्रैकेट के बाहर है, तो 5 का पहले 2y में गुणा होगा तो 10y हो जाएगा, फिर 5 का -4 में गुणा होगा तो माइनस का 20, प्लस में 3x माइनस में 4y माइनस 7 बराबर 0 है। अब यहाँ से ये 10y में से 4y घट रहा है तो 6y बचेगा, और ये प्लस का 3x उतारेंगे, -20 -7 तो माइनस का 27 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब इसको आगे हम नहीं सॉल्व कर सकेंगे तो इसीलिए इसमें y का गुणांक देखिए ये रहा 6, तो इसीलिए यही हो जाएगा y का गुणांक 6 हमारा, ये रहा बी ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 8th क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है कि समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले दो बिंदु स्थित हैं। तो समान कोटि बोला गया है और भिन्न भुज बोला गया है, तो कोटि और भुज आपको पता होना चाहिए। भुज जो होता है ये x का मान होता है और कोटि y का मान होता है। ठीक है, यानी कि भुज को हम एप्सिका भी बोलते हैं इंग्लिश में, और कोटि को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें हमसे पूछा है कि समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले दो बिंदु स्थित हैं, तो इन चारों में से हमें बताना है। तो इसमें भी देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो बोला है कि समान कोटि होना चाहिए और भुज भिन्न होना चाहिए, तो ऐसे हम दो बिंदु ले लेते हैं। जैसे कि एक हमने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए कि 3 और 4, और दूसरा हम ले लेते हैं 2 और 4। ये दोनों ऐसे बिंदु हैं जिनकी जो कोटि है वो एक जैसे हैं। देखिए ये रहा y का मान, ये y का मान सेम है, लेकिन जो भुज है वो अलग अलग है, ये 3 ये 2। तो ये दोनों बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे, इसका अगर हम ग्राफ खींच के देखेंगे, देखिए ये आपको रफ में करके देखना है अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। सबसे पहले इसका बिंदु कहाँ पर होगा, x का मान 3 है, y का मान 4 है, तो ये 1 2 3, x अक्ष पर 3 यहाँ पर आ जाएगा। y का मान 4 है तो y अक्ष पर 4, 1 2 3 4, तो ये 3 और 4 के सामने यानी कि यहाँ पर हमारा बिंदु आ जाएगा। ऐसे ही इसका बिंदु कहाँ पर होगा, x का मान 2 है, y का 4, तो x अक्ष पर 2 ये हो जाएगा, y अक्ष पर 4 ये, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींचेंगे तो ये जो रेखा है हमारा ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए x अक्ष के समानांतर एक रेखा पर, यानी कि ये जो दोनों बिंदु हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, ये जो x अक्ष है इसके समांतर इस रेखा पर, तो इसीलिए हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें बोला है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वह कहलाते हैं। तो टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल्स टू 180 आर कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं उन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि समपूरक कोण बोलते हैं। अगर हमसे बोला जाता कि 90 डिग्री जिनका योग हो तो उनको हम पूरक बोलते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण बोलते हैं, और जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है उसको हम समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी में अथवा वाला क्वेश्चन, यदि किसी रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण होगा। तो ये तो बहुत ही इजी है। अगर किसी रैखिक युग्म का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमने एक रैखिक युग्म बना दिया, रैखिक युग्म का एक ये कोण हो गया और एक ये हो गया, तो एक जो कोण है वो न्यून कोण है। मान लीजिए ये वाला जो कोण है ये न्यून कोण है, तो दूसरा ये जो कोण होगा ये क्या होगा, ये अधिक कोण होगा, सिंपल है। तो इसीलिए अधिक कोण ये रहा सी ऑप्शन में, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया है। त्रिभुज TOI सर्वांगसम त्रिभुज SOD के
को सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है? तो इसमें हमें बोला है कि त्रिभुज TOI यानी कि ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं और त्रिभुज SOD यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो इसके लिए हमें बोला है कि क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। देखिए हमें ये जो भुजा है यानी कि OI और ये जो भुजा है OS, ये हमें पहले से ही बराबर दिया हुआ है। इसके अलावा ये दोनों भुजाएं बराबर हैं यानी कि एक चीज हमें मिल गया है साइड दोनों में। इसके अलावा इस तरह से अगर आकृति बन रहा है तो ये कोण और ये कोण ये भी आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसीलिए ये दूसरा चीज हो गया। और इसके अलावा और क्या हो सकता है बराबर? देखिए हमें पहला ऑप्शन दिया है कि कोण DOS बराबर कोण TOI, कोण DOS यानी कि ये वाला कोण और कोण TOI यानी कि ये वाला कोण, ये हमें पहले ऑप्शन में दिया है। तो ये तो पहले से ही हमारा दोनों जो है वो कोण बराबर होंगे, इसमें अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता इसमें तो है ही नहीं क्योंकि ये तो पहले से ही हमारा दिया हुआ है। अगर इस तरह से आकृति है तो इसमें ये कोण और ये कोण ये तो दोनों पहले से ही बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है कोण OTI, कोण O और T और I यानी कि ये वाला कोण, और कोण ODI, कोण ODI, ये तो कोई कोण ही नहीं बन रहा इसीलिए ये भी नहीं हो पाएगा। अगला है TO बराबर OS। देखिए TO यानी कि ये इतना और OS यानी कि ये इतना, तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि अगर ये वाला बराबर हो और ये दोनों बराबर होंगे तो हमारा ये जो दोनों त्रिभुज है ये सर्वांगसम सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला है TI बराबर DS, TI यानी कि ये और DS यानी कि ये दोनों बराबर बोला गया है। तो ये दोनों हमारे नहीं हो सकते क्योंकि देखिए ये भुजा पहले से ही बराबर है, ये और ये बीच में कोण आ रहा है और फिर ये वाली भुजा को बराबर होना पड़ेगा क्योंकि साइड एंगल और साइड यानी कि भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड समरूपता नियम से हमारा दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगर हम ये और ये ले लेंगे तो हमारा ये नियम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों को बराबर होने की जरूरत है, यानी कि हमारा ये जो A B ये C ऑप्शन है तो ये C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे यहाँ पर SAS ये वाला नियम इसमें हमारा लग सकता है। अगर हम ये और ये ले लेंगे तो ये भुजा और ये कोण और ये भुजा यहाँ पर आ रहा है, बीच में एंगल ये नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा भुजा भुजा एंगल यानी कि साइड साइड एंगल SSA। तो ये वाला कोई नियम नहीं होता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि समरूपता सिद्ध करने के लिए हमारे 5 नियम होते हैं। एक तो एंगल साइड एंगल, इसके अलावा साइड एंगल साइड, इसके अलावा साइड 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 और एंगल एंगल साइड, और एक होता है RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, यही 5 हमारे होते हैं नियम। इसके बाद इसमें देखिए एक अथवा वाला क्वेश्चन भी दिया गया है और वाला। इसमें बोला गया है कि दिए गए त्रिभुज XYZ और त्रिभुज STU इनमें से किस नियम से सर्वांगसम हैं। तो ये 4 यहाँ पर दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये हमें दोनों त्रिभुज दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पहले वाले त्रिभुज में ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें ये आधार हो जाएगा, ये लंब, और ये जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है ये कर्ण होती है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर और ये कर्ण निकालेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर निकल के आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकालने आता होगा, तो जब आप ये कर्ण निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से इस दूसरे वाले त्रिभुज में देखिए तो इसमें हमारा ये 12 है, ये कर्ण 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो अब ये दोनों त्रिभुज हमारे किस तरह से कौन से नियम से सर्वांगसम हो सकते हैं। देखिए दोनों ही त्रिभुज में तीनों भुजाएं
5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की है, इसमें भी और इसमें भी। यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर बराबर हैं, तो इसीलिए इस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, यानी कि ये सही है। इसके अलावा दोनों ही त्रिभुज में देखिए यहाँ पर राइट एंगल है और इसमें भी राइट एंगल है, यानी कि राइट एंगल, और दोनों में हाइपोटेन्यूज भी है, यानी कि कर्ण भी है, इसमें भी और इसमें भी। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों में से कोई एक साइड ले लेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि ये जो नियम है इससे भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, यानी कि ये भुजा आ रहा है और ये भुजा आ रहा है और बीच में कोण आ रहा है, ऐसे इसमें भी ये भुजा, ये कोण और ये भुजा। तो भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड, इस नियम से भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि ये तीनों ही नियम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम लगा सकते हैं। तो इसीलिए देखिए उपर्युक्त सभी, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बोला गया है कि दो त्रिभुज दिखाए गए हैं, त्रिभुज PUL का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि क्या त्रिभुज सर्वांगसम है। अब यहाँ पर ये रहे हमारे दोनों त्रिभुज, तो इसमें हमें त्रिभुज PUL यानी इस वाले त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है, जिसमें से ये वाली भुजा 10, ये 8 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 और 8 18, 18 और ये 12, ये हो जाएगा हमारा 30, तो ये 12 हो गया। अब हमसे पूछा है कि क्या ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम है कि नहीं। तो इसके लिए हमें ये यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि हाँ, प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण की गणना करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि त्रिभुज एंगल 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 नियम से सर्वांगसम है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि ये जो है ये समरूपता का कोई नियम नहीं होता, एंगल एंगल एंगल। तो इसीलिए ये जो बोला गया है कि एंगल 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 ए नियम से सर्वांगसम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नहीं, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण की गणना नहीं की जा सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 70 है, ये 60 है, तो ये तीसरा कितने का हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50। ऐसे ही इसमें ये 50 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। 180 में से इन दोनों को घटा देंगे तो हम ये देखिए अज्ञात कोणों को ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन इसमें बोला है कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण की गणना नहीं की जा सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि त्रिभुज MNQ की भुजा MN MQ या NQ ज्ञात हो। यानी कि ये जो त्रिभुज MNQ है, इसकी अगर हमें ये भुजाएं पता होंगी तो फिर हम बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है कि ऊंचाई A इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर ये रहे 4 ऑप्शंस, हमें राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें बोला है कि ऊंचाई A इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में ये मान लेते हैं कि उसकी ऊंचाई है जो कि हमें A बोला गया है। अब ये क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाओं को हम 2x और इसको भी 2x मानेंगे, तो ये इतना x हो जाएगा और ये इतना x हो जाएगा। आप 2x की जगह पर सिर्फ x भी मान के कर सकते हैं, सारी x और x भुजा मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो है ये हमारा लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये लंब।
तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ये 2x का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर यानी कि ये a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी इस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इधर a स्क्वायर बच गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा और इधर a स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से ये 3 को हम इधर लाएंगे तो इधर x स्क्वायर बचेगा, ये a स्क्वायर बटे में ये हमारा 3 आ जाएगा। तो स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इधर x आ जाएगा, ये रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, ये a स्क्वायर रूट के अंदर और ये 3। तो x का मान क्या आ जाएगा, a स्क्वायर है यानी कि a का जोड़ा बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो इसीलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो x का मान हमारा a बटे में रूट 3 आ गया। लेकिन हमसे x का मान नहीं पूछा है, हमसे इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा 1/2 हो गया इंटू बेस, बेस यानी ये पूरा बेस, तो ये कितना है, ये पूरा 2x है तो 2x हो जाएगा इंटू हाइट, हाइट हमारा ये a है तो इसीलिए a लिखेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, x का मान देखिए ये हमने निकाला है a बटे रूट 3, तो x की जगह पर a बटे में रूट 3 आ जाएगा, गुणा में क्या है ये a है तो a और a का गुणा करेंगे, a स्क्वायर बटे में रूट 3 आएगा। इस रूट 3 का हम यानी कि इसका प्रमेयकरण कर देंगे तो रूट 3 का ऊपर भी और नीचे भी गुणा होके ये हो जाएगा हमारा रूट 3 और ये रूट 3 3 और ये a स्क्वायर यानी कि रूट 3/3 a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। तो देखिए रूट 3/4 है यहाँ पर, ये रहा रूट 3/3 a स्क्वायर यानी कि ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सबसे पहले ये रूट 3 और फिर a स्क्वायर बटे में ये 3, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन में है वो यहाँ पर इस तरह से लिखा गया इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका जो 13 क्वेश्चन है। अब इसी में हमें अथवा में भी दिया गया है, तो इसमें बोला है यदि s माइनस a बराबर 10 सेंटीमीटर, s माइनस b 20 सेंटीमीटर, s माइनस c 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप हमसे पूछा गया है। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरह से दिया गया हो s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c के रूप में, तो जो आपको ये वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो इनको जोड़ के और आप 2 से गुणा कर देना यानी कि डबल कर देना। तो कितना है ये हमारा 10 प्लस ये है 20 प्लस ये है 30, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे यानी कि डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। तो 120 ये देखिए डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे जब भी आपको ऐसे दिया गया हो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी के रूप में, तो त्रिभुज का परिमाप पूछा गया हो तो आप इनको जोड़ के और 2 से गुणा कर देना, आपका परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है का अर्ध परिमाप इसमें हमसे पूछा है। ये तो बहुत ही इजी है, क्या करेंगे अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, 15 और 25 ये हमारा हो जाएगा 40 और 20 60, 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 ये रहा सी ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है यदि व्यंजक ये हमें दिया गया है में -8√2 जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो k का मान क्या होगा। तो इसमें हमसे k का मान पूछा गया है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया है,
सबसे पहले ये जो 2 है उसका इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से गुणा होगा। 2 का रूट के में गुणा करेंगे तो 2 रूट के, 2 का -1 में करेंगे -2, फिर ये प्लस में रूट 8 है, इसमें हमें ये जोड़ना है तो यहाँ पर ये हम इस तरह से जोड़ देंगे -8 रूट 2 को। तो अब इसमें हमसे पूछा है k का मान और हमें बोला है कि हमने जो ये जोड़ा है इसमें तो परिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है, ये हमें बोला गया है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये 2 रूट के -2 प्लस रूट 8 है, तो ये जो रूट 8 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 8 के फैक्टर करेंगे तो ये हमारा 2 का एक जोड़ा बन गया तो 2, और ये 2 का नहीं बना, इसको रूट के अंदर, यानी 2 रूट 2 इसको लिख सकते हैं। तो 2 रूट 2 लिख दिया हमने, ये प्लस माइनस माइनस 8 रूट 2 हो गया। अब ये 2 रूट के माइनस का 2, ये 2 रूट 2 में से माइनस हो रहा है 8 रूट 2, तो कितना बचेगा माइनस का 6 रूट 2। ठीक है, अब देखिए के है हमारा यहाँ पर, इसका मान हमें बताना है। तो यहाँ पर 6, 12, 18 और 36 इन्हीं में से एक होगा। तो सबसे पहले हम जो ये 6 है इसको के की जगह पर रख के देखेंगे। तो ये 2 और ये रूट के की जगह पर हम 6 रख के देखेंगे तो 2 रूट 6 हो रहा है, और यहाँ पर माइनस का 6 रूट 2 है। तो इसको और इसको हमें इस तरह से करना है कि दोनों कट जाए, दोनों कट जाएगा तो -2 बचेगा, और -2 क्या होता है परिमेय संख्या होता है। हमसे यही बोला गया है कि परिमेय संख्या प्राप्त होगी, तो इसीलिए 6 लेने पर हमारा बात नहीं बन रहा है, यानी कि ये हमारा नहीं होगा। 12 जो है ये भी नहीं होगा। 18 लेके देखेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो 2 है इसको हमने लिखा, रूट लिखा, और यहाँ पर 18 लिखेंगे। 18 के फैक्टर करेंगे तो ये हमारा इतना आएगा। 3 का पेयर बन रहा है इसीलिए ये रूट से बाहर और 2 रूट के अंदर, 3 रूट 2 लिख सकते हैं रूट 18 को। तो ये 2 गुणा में 3 रूट 2, तो 2 तिया 6 और ये रूट 2 हो गया। तो यानी कि 6 रूट 2 आ रहा है। तो क्या लेने पर, के का मान 18 लेने पर, तो ये पूरा हमारा क्या बन गया 6 रूट 2 माइनस में 2 और ये -6 रूट 2। तो ये 6 रूट 2 और -6 रूट 2 कट गया तो -2 बचा, यानी कि देखिए ये परिमेय संख्या आ गई। क्या लेने पर के का मान 18, तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये आपका स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर का है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से 20 केस स्टडी आधारित प्रश्न है। प्रत्येक केस स्टडी आधारित प्रश्न में 5 हैं उपभाग, जिनमें से आपको कोई 4 उपभाग हल करने हैं। प्रत्येक उपभाग 1 अंक का है, यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से आपको कोई 4 के आंसर करने हैं, लेकिन मैं आपको 5 ही कराऊंगा। हमसे बोला है सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर योजना बनाई कि इस बार वह अपना जन्मदिन एक छोटे से अनाथालय में मनाएगी। उसने वहां रहने वाले बच्चों और बड़ों को देने के लिए सेब खरीदे। उसने बर्थडे केक के साथ प्रत्येक बच्चे को 2 सेब और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिए। उसने कुल 60 सेब बांटे। तो ये हमें पूरा बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोला है कि बच्चों की संख्या को x और वयस्कों की संख्या को y मानकर उपरोक्त स्थिति को 2 चरों के रैखिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है। तो इन चारों में से कौन से रैखिक समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं। बोला है कि जो बच्चों की संख्या उसे x लेना है और वयस्कों की संख्या को y। तो यहां पर देखिए पहला है 2x + y = 60, ये नहीं होगा क्योंकि बच्चों को 2 सेब दिए जा रहे हैं और वयस्कों को 3 सेब दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 2x ये तो सही है, लेकिन ये y है, 3y होना चाहिए था, तो इसीलिए ये गलत है। दूसरा हमारा सही हो जाएगा क्योंकि बच्चों की संख्या को x मानना है और हर एक बच्चे को 2 सेब दिया जा रहा है, तो ये 2x हो गया।
और वयस्कों की संख्या को y मानना है तो ये y हो गया, और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिया जा रहा है तो ये 3y हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर में हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 60 सेब दिया जा रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है समीकरण, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यदि बच्चों की संख्या 15 है तो वयस्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें वयस्कों की संख्या बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा ये वाला समीकरण बिल्कुल सही है, तो इसीलिए इसी समीकरण को हम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें वयस्कों की संख्या पता चलेगा। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणा में x यानी कि बच्चों की संख्या 15 दिया है तो 15 हो जाएगा, प्लस में 3y है बराबर में 60। ये 15 दूना 30 हो गया, तो 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर जाके भाग हो जाएगा 30 में तो 10 आ जाएगा, यानी कि वयस्कों की संख्या 10, ये रहा ए ऑप्शन में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वयस्कों की संख्या 12 है तो बच्चों की संख्या है। तो इस बार हमसे बच्चों की संख्या पूछा है, तो इसी समीकरण को लेंगे हम। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर x प्लस 3 इंटू y क्या है, वयस्कों की संख्या, तो वयस्कों की संख्या 12 दिया है तो 12 लिखेंगे बराबर 60। तो 12 या 36, यानी कि 60 जो है इसमें से ये 36 माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो 60 में से 36 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, तो x का मान 12 आएगा। तो 12 ये रहा सी ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि x -5 और y दो समीकरण 3x प्लस 5y बराबर b का हल है तो b का मान है। तो इसमें हमसे b का मान पूछा है, तो क्या करेंगे कि जो ये समीकरण है इसमें जहां x है वहां पर -5 और y की जगह पे 2 रख देंगे। सबसे पहले 3, x की जगह पर -5, फिर प्लस में 5 और y की जगह पे 2 बराबर में b है तो ये b। 3 का -5 में गुणा -15 और 5 का 2 में गुणा तो ये हो जाएगा 10। तो -15 प्लस 10 ये आ जाएगा -5 b का मान, तो b का मान -5 आ गया, यानी ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ में देखिए, जब 4y माइनस एक्स बराबर 5 को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है तो a का मान है। तो इसमें हमसे a का मान पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे। तो ये ax जो है इसका मतलब x वाला पद सबसे पहले लिखा जाता है, तो ये वाला पद हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर by है यानी y वाला पद बीच में, ये जो है प्लस में 4y हो जाएगा बीच में, और फिर ये c अचर पद, तो ये बराबर के इधर है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब हमसे a का मान पूछा है, तो a क्या होता है, a हमारा x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं तो हम 1 मानेंगे, और ये माइनस भी है तो -1 हो जाएगा, यानी कि ये b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से आगे तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।